इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नाम बदल लेता है। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इस बात को सिर्फ बताती नहीं बल्कि महसूस करा देती हैं। आज हम एक ऐसी ही दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं, गैब्रियल गार्सिया मार्केस का उपन्यास 100 वर्षों का एकांत। जी। लेकिन इसे सिर्फ एक उपन्यास समझना, मुझे लगता है इसकी विशालता को कम आंकना होगा। ये एक तजुर्बा है। बिल्कुल। एक पूरे शहर के जन्म से लेकर उसके मिट जाने तक का सफर, और उसके बीच फंसी एक परिवार की 7 पीढ़ियों की दास्तां। और इस किताब की सबसे कमाल की बात इसका विरोधाभास है। पढ़ते हुए लगता है कि सब कुछ जादू है, कुछ भी असली नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन कहानी का हर दर्द, हर अकेलापन, हर आंसू वो बिल्कुल असली महसूस होता है, जैसे हमारी ही कहानी हो। और इस जादू को हकीकत में बदलने वाले थे गैब्रियल गार्सिया मार्केज। 1927 में कोलंबिया में जन्मे। वो पहले एक पत्रकार थे और शायद इसीलिए उनकी कहानियों में सच और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अच्छा। उन्हें 1982 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और उन्हें जादुई यथार्थवाद या जिसे मैजिकल रियलिज्म कहते हैं, उसका सबसे बड़ा नाम माना जाता है। सबसे बड़ा नाम, बिल्कुल। मार्केज में खुद एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि मैंने जो कुछ भी लिखा वो मैंने अपनी दादी से सुना। इस एक वाक्य में इस उपन्यास की आत्मा छिपी है। मतलब ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, इसकी जड़ें लैटिन अमेरिका की लोक कथाओं, वहां की उथल पुथल भरी राजनीति, सालों तक चली हिंसा और उन यादों में है जिन्हें सत्ता या तो मिटाना चाहती है या लोग खुद भुलाना चाहते हैं। तो आज हमारी इस गहरी छानबीन का मकसद सिर्फ कहानी को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कैसे एक परिवार का एकांत एक पूरे महाद्वीप की कहानी बन जाता है। बिल्कुल। और कैसे इतिहास खुद को एक श्राप की तरह दोहराता है, खासकर तब जब उसे भुला दिया जाता है। तो चलिए मैकोंडो शहर की धूल भरी गलियों में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कत्ल से, जिसके बाद होसे अर्कादियो बुएंदिया और उसकी पत्नी उर्सुला इग्वारान, जो आपस में चचेरे भाई बहन भी हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। वो अपना गांव छोड़कर एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ते हैं और सालों तक भटकने के बाद वो एक नदी किनारे एक शहर की नींव रखते हैं, मैकोंडो। जी। और ये शुरुआती मैकोंडो किसी सपने जैसा है, एक ऐसी जगह जो दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। बिल्कुल अलग थलग। वहां न सड़कें थीं, न कोई सरकार, न कोई लिखा हुआ इतिहास। हर चीज इतनी नई थी कि चीजों के नाम तक रखने पड़ते थे। और कहते हैं कि शुरुआत में वहां मौत और बीमारी भी नहीं थी। हाँ, एक तरह का स्वर्ग। ये स्वर्ग जैसा माहौल बहुत जरूरी है। मैकोंडो एक तरह से इंसानी सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक है, एक खाली कैनवस जहां कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन मार्केज यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दुखद विरोधाभास सामने रखती हैं। वो क्या है? जैसे जैसे ये शहर बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है, जैसे जैसे इसमें सड़कें बनती हैं, सरकार आती है, व्यापार आता है, यानी वो सब कुछ जिसे हम तरक्की कहते हैं। बिल्कुल, जिसे हम तरक्की समझते हैं, वो मैकोंडो के लिए पतन की शुरुआत है। शहर जितना दुनिया से जुड़ता जाता है, उसके लोग उतने ही ज्यादा अकेले होते जाते हैं। उनका भोलापन खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला एकांत ले लेता है। और इस एकांत के केंद्र में है बुएंदिया परिवार। इस परिवार की सबसे अजीब और शायद सबसे डरावनी बात है नामों और किस्मत का दोहराव। जी, ये बहुत दिलचस्प है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में कुछ ही नाम बार बार रखे जाते हैं और हर नाम के साथ एक खास तरह की किस्मत जुड़ी हुई है। हाँ। मतलब अगर आप बुएंदिया परिवार में पैदा हुए हैं तो नामकरण में ज्यादा रचनात्मकता की उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन मजाक से हटकर ये तो एक तरह का श्राप लगता है ना? साफ तौर पे एक पैटर्न दिखाई देता है। क्या पैटर्न है वो? जिन मर्दों का नाम होसे अर्कादियो रखा जाता है, वे आमतौर पर ताकतवर, हिंसक, आवेगी, मतलब दुनियादार होते हैं। अच्छा। सहनशील और उदास रहते हैं। वो दुनिया से कटे हुए होते हैं। ये सिर्फ एक साहित्यिक तरकीब नहीं है, ये इस उपन्यास का दिल है। मार्केज ये कह रही हैं कि ये परिवार एक चक्र में फंसा है। एक साइकिल में? हाँ, एक साइकिल में। हर पीढ़ी वही गलतियां, वही जुनून, वही प्यार में नाकामी और वही अकेलापन झेलती है जो उनसे पहले वाली पीढ़ी ने झेला था। लेकिन क्यों? क्या वो अपने बड़ों से सीखते नहीं? यही तो त्रासदी है। वो अपने अतीत के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन उसे अपनी कहानी मानने से इनकार कर देते हैं। अच्छा। वो इतिहास को एक बाहरी कहानी की तरह देखते हैं, एक सबक की तरह नहीं।
और दिलचस्प बात यह है कि मार्केज इसे सिर्फ एक परिवार की त्रासदी के तौर पर नहीं दिखाती। वो असल में ये कह रही हैं कि पूरा लैटिन अमेरिका या शायद पूरी इंसानियत इसी तरह के एक चक्कर में फंसी है। मतलब हम सब? हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अपने पुरखों की गलतियों को अपनी कहानी मानने से इनकार कर देते हैं। यही असली एकांत है, जब आप अपने ही अतीत से कट जाएं। और इस एकांत का सबसे बड़ा, सबसे जिंदा सबूत है उपन्यास का शायद सबसे मशहूर किरदार, कर्नल ऑरेलियानो बुएंदिया। जी, कर्नल। उनके जीवन के आंकड़े ही किसी को भी हैरान कर सकते हैं। उन्होंने 32 गृह युद्ध लड़े। 32? हाँ। उनके 17 बेटे थे और अनगिनत प्रेम संबंध थे। कोई भी सोचेगा कि ऐसा इंसान तो हमेशा लोगों से घिरा रहता होगा, वो अकेला कैसे हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन इन सारे आंकड़ों के बावजूद मार्केज एक लाइन में सब कुछ कह देते हैं, वो दुनिया का सबसे ज्यादा अकेला आदमी था। इतनी लड़ाइयां लड़ने और जीतने के बावजूद उसे कभी शांति या संतोष महसूस नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाइयों का कोई मकसद ही नहीं था। वो रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ उदारवादियों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन एक समय के बाद वो भूल गया कि वो क्यों लड़ रहा है। मतलब लड़ना ही उसका स्वभाव बन गया। हाँ, बस लड़ना ही उसका स्वभाव बन गया। जब उसे सत्ता मिली तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसका क्या करे। उसका एकांत बाहरी नहीं था, भीतरी था। ये एक अस्तित्व का संकट था। और वो सोने की छोटी छोटी मछलियां बनाने का काम वो क्या था? वो बार बार बनाता था फिर तोड़ देता था। वो निरर्थकता का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। युद्ध से थककर जब वो घर लौटता है तो अपना सारा समय सोने की छोटी छोटी मछलियां बनाने में लगाता है। वो उन्हें बड़ी मेहनत से बनाता है, फिर उन्हें पिघला देता है और फिर से बनाता है। ये जीवन के उस अंतहीन और व्यर्थ चक्र को दिखाता है, जिसमें कोई मंजिल नहीं है, बस एक ही काम को बार बार करना बिना किसी नतीजे के। उसकी पूरी जिंदगी का सार उन सोने की मछलियों में है। कर्नल का ये एकांत इतना गहरा है कि वो लगभग असली नहीं लगता। और शायद यहीं से हम कहानी के सबसे अनोखे और सबसे विवादित पहलू पर आते हैं, ये जादुई यथार्थवाद। हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब, एक लड़की रेमेडियोस द ब्यूटी चादरें सुखाते हुए अचानक आसमान में उड़ जाती है और कोई चौंकता तक नहीं। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ कई पाठक शायद किताब बंद कर देते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपना दिमाग थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। कैसे? कहानी में मरे हुए लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जिंदा लोगों से बातें करती हैं। एक पुजारी चॉकलेट पीकर हवा में उठने लगता है और मैकोंडो पर 4 साल 11 महीने और 2 दिन तक लगातार बारिश होती है। तो क्या ये सब बस कल्पना है, लेखक का दिमागी खेल? बिल्कुल नहीं। मार्केज के लिए ये जादू नहीं है, बल्कि हकीकत को देखने का एक अलग नजरिया है। वो ये दिखाना चाहती हैं कि लैटिन अमेरिका की सच्चाई, वहाँ का इतिहास, वहाँ की राजनीति, वो खुद इतनी अजीब और अविश्वसनीय रही है कि वो किसी जादू की तरह लगती है। अच्छा, मतलब जब हकीकत कल्पना से ज्यादा अजीब हो। बिल्कुल, तो फिर ऐसी घटनाओं को सामान्य मान लेना ही यथार्थ है। ये किरदार इसलिए हैरान नहीं होते क्योंकि उनकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से ये जादू हमें उस दुनिया की असलियत को और ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब कोई सुनता है कि एक तानाशाही सालों तक चलती रही या हजारों लोगों को गायब कर दिया गया, तो क्या ये किसी जादू से कम अविश्वसनीय लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केज उसी अविश्वसनीय हकीकत को अपनी भाषा में बयां कर रहे हैं। और उसी अविश्वसनीय हकीकत का सबसे क्रूर चेहरा तब सामने आता है जब बाहरी दुनिया मैकोंडो में दाखिल होती है। एक अमेरिकी केला कंपनी आती है। जी। शुरुआत में लगता है कि तरक्की आ रही है, खुशहाली आ रही है। हाँ, लेकिन वो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शोषण और लालच भी लाती है। मैकोंडो का चरित्र बदलने लगता है। और फिर जब मजदूर अपने हक के लिए हड़ताल करते हैं तो एक भयानक नरसंहार होता है। सरकार कंपनी का साथ देती है और एक दिन हजारों हड़ताली मजदूरों, औरतों, मर्दों और बच्चों को घेर कर उन पर मशीन गनों से गोलियां चला दी जाती हैं। जी, और उनकी लाशों को एक लंबी ट्रेन में भरकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। और उस नरसंहार से भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसे इतिहास से कैसे मिटाया गया। हाँ, वो सरकारी बयान यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये पंक्तियां आज भी दिल दहला देती हैं, क्योंकि ये आज भी दुनिया में कई जगहों पर होता है जहाँ सत्ता अपनी कहानी को सच बनाने के लिए हजारों आवाजों को खामोश कर देती है। बिल्कुल। मार्केज यहीं पर पत्रकार और उपन्यासकार का फर्क मिटा देती हैं। जो लोग बच जाते हैं और उस नरसंहार की बात करते हैं, उन्हें पागल करार दे दिया जाता है। और धीरे धीरे सब भूल जाते हैं,
जल्द ही पूरा शहर मानने लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये स्मृति बनाम विस्मृति, मतलब मेमोरी वर्सेस फॉरगेटिंग की थीम का सबसे क्रूर उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता न सिर्फ लोगों को मार सकती है, बल्कि उनकी यादों को, उनके इतिहास को भी मार सकती है। उनके इतिहास को भी मार सकती है। और जब आप अपना इतिहास भूल जाते हैं तो आप फिर से वही गलतियां करने के लिए बर्बाद हो जाते हैं। और यहीं से कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, जहां सारे धागे एक साथ जुड़ते हैं। पूरी कहानी में एक पुरानी रहस्यमयी पांडुलिपि का जिक्र आता है। मेल्कियाडेस की पांडुलिपि। हाँ, जिसे मेल्कियाडेस नाम के एक जिप्सी ने लिखा था। ये संस्कृत में लिखी है और इसे 100 साल तक कोई पढ़ नहीं पाता। जी। कहानी के आखिरी में जब बुएंदिया परिवार का सिर्फ आखिरी वंशज बचा है, तब अचानक उसे उन पांडुलिपियों को पढ़ने की कुंजी मिल जाती है और उसे पढ़कर जो राज खुलता है वो दिल दहला देने वाला है। उसे पता चलता है कि उन पन्नों में उसके परिवार का पूरा 100 साल का इतिहास, हर सदस्य का जन्म, उसकी मौत, उसके काम, उसका अकेलापन, सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। हर एक चीज। जिस पल वो उसे पढ़ रहा है वो पल भी उसमें लिखा हुआ है। उनकी पूरी जिंदगी एक भविष्यवाणी थी जिसे वे बस जी रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई आजादी नहीं थी? वो सब सिर्फ कठपुतलियां थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या शायद भविष्यवाणी ये नहीं थी कि क्या होगा, बल्कि ये थी कि क्यों होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? भविष्यवाणी शायद ये थी कि एक ऐसा परिवार जो प्यार करने में और अपने अतीत से सीखने में नाकाम रहता है, वो एकांत में जीने और खत्म हो जाने के लिए मजबूर है। तो भविष्यवाणी एक स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि उनके चरित्र का एक विश्लेषण थी। और उपन्यास का अंत, वो तो भुलाए नहीं भूलता। बिल्कुल। जैसे ही परिवार का वो आखिरी सदस्य उस भविष्यवाणी की अंतिम पंक्ति पढ़ता है जिसमें उसी के बारे में लिखा है, एक तूफान उठता है और पूरे मैकोंडो शहर को और बुएंदिया परिवार को धरती के नक्शे से ऐसे मिटा देता है जैसे वे कभी थे ही नहीं। आईने का शहर हवा में उड़ जाता है। और वो आखिरी चेतावनी, जो परिवार 100 साल के एकांत में जीता है, उसे धरती पर दूसरा मौका नहीं मिलता। ये सजा है। सजा? हाँ, उन गलतियों को दोहराने की सजा जिन्हें कभी सुधारा नहीं गया, उन सबकों को भूलने की सजा जिन्हें कभी याद नहीं रखा गया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। नहीं, ये एकांत की कहानी है, ये समय के चक्र की कहानी है, याददाश्त और भूलने की लड़ाई की कहानी है। हाँ, और ये सत्ता और हिंसा की कहानी है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि इंसान सबसे ज्यादा अकेला तब होता है जब वो अपने अतीत से नहीं सीखता। वो उन्हीं दीवारों से बार बार टकराता रहता है जिन्हें उसके पुरखों ने बनाया था, ये जानते हुए भी कि नतीजा वही होगा। बिल्कुल। 100 वर्षों का एकांत सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। और ये हर उस समाज और हर उस परिवार के लिए एक चेतावनी है जो अपनी गलतियां दोहराता है, जो अपने इतिहास के काले अध्यायों को भूल जाना चाहता है या उन पर पर्दा डालना चाहता है। और अगर ऐसा होता रहा तो हर समाज और हर परिवार मकोंडो बन सकता है, जो अपने ही बनाए एकांत में घुटकर बर्बाद हो जाता है। एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे, जो सीधे इस किताब की आत्मा से जुड़ा है। कहते हैं, कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, वो आपको जीती हैं। जियो। ये कहानी हमें जीने के बाद ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में वो कौन से चक्र हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। हम अपने इतिहास के किन हिस्सों को याद रख रहे हैं और किन्हें जानबूझकर भुला रहे हैं।